हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का क्लास रहेगा जीव विज्ञान का, जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना है श्वसन के बारे में। तो श्वसन के बारे में आप लोगों को सर ने पिछले कक्षाओं में आप लोगों को बताए होंगे क्लास 6, 7, 8 में कि श्वसन क्या होता है। तो वहाँ पर आप लोग को बहुत ही छोटा सा परिभाषा दे करके छोड़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है परिभाषा वहाँ पर? तो आप लोग को ये परिभाषा दिया जाता है कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन जब आप क्लास 10th में आते हैं तो आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। आप 6 से 7 से 8 से सीधे 10th में हैं तो आपका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इसका चेंजिंग है, कहीं ना कहीं ऊँचा है कि नहीं है? तो आपका डिफिनेशन भी धीरे धीरे क्या होता है, बदलता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, बदलता जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर आप लोगों को 10th में क्या पढ़ना है श्वसन के बारे में। श्वसन का डिफिनेशन क्या है? हम लोग बोलते हैं श्वसन है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि श्वसन कहते किसको हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, श्वसन हम लोग कहते किसको हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बाहरी वातावरण से, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना, और उसके फलस्वरूप जब यहाँ पर हमारे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, पचा हुआ भोजन पहुंचा रहता है। ये पचा हुआ भोजन को ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? पचा हुआ भोजन का क्या करता है जी? ऑक्सीकरण करता है। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों का निर्माण होता है। ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों का निर्माण होता है। तो वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो गया, जल का निर्माण हुआ और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हमारे शरीर में कहीं पे भी नहीं है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करते हैं कि फेफड़ा के द्वारा हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इन सभी क्रियाओं का अगर मिला दिया जाए तो इन सभी क्रिया आपस में मिल करके श्वसन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप का उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए, हम लोग शरीर वातावरण से, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और शरीर के अंदर जो ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है और ग्लूकोज का विखंडन करता है। ग्लूकोज क्या करता है? विखंडन, डेट मीन्स तोड़ता है। तो विखंडन करने से ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जल और ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में उपयोग किसका होता है? जल और ऊर्जा का होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता है। तो उसको फिर क्या करते हैं हम लोग? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। शरीर से क्या करते हैं? इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग डिफिनेशन कैसे दीजिएगा? किसका? श्वसन का ना जी। तो श्वसन का डिफिनेशन हम लोग देंगे। देखिए, श्वसन आपका क्या है? एक जैव प्रक्रम है। श्वसन क्या है? एक जैव प्रक्रम है। यानी अगर श्वसन न हो तो जीव मृत हो सकता है, मर जाएगा ना। अगर श्वसन नहीं होगा तो जीव क्या होता है? मर जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं श्वसन क्या है? एक जैव प्रक्रम है। तो हम बोलेंगे वैसा जैव प्रक्रम जिसमें जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा
उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप या ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये क्रिया कैसे होता है उसको समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहरी वातावरण से, जैसे हवा है, तो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सा गैसों का मिश्रण जाता है। कहाँ तक? तो फेफड़ा तक। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, ऑक्सीजन आप नहीं लेते हैं। नसिका के माध्यम से हम लोग जो होते हैं बाहरी वातावरण से हवा में जितने भी गैसों का मिश्रण है सभी को फेफड़ा तक ले जाते हैं। कहाँ तक लेते हैं? तो ये जाता है हवा। हवा जो होता है से हमारे कहाँ तक आता है? फेफड़ा तक आता है। कहाँ तक आता है? ये फेफड़ा तक हवा आ गया। तो हवा जब फेफड़ा तक आता है तो यहाँ से क्या होता है, हमारा रक्त गुजरता है। तो रक्त में एक कणिका होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। जिसके कारण हम लोगों का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जब इससे होकर गुजरता है तो हीमोग्लोबिन में एक विशेष प्रकार की क्षमता होता है ऑक्सीजन को पकड़ने का। ऑक्सीजन को पकड़ने का उसमें एक विशेष प्रकार की क्षमता होता है। तो जब यहाँ से गुजरता तो यहाँ से गुजरने के बाद यहाँ जब फेफड़ा में हवा है वो हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन को कैच करता है और बाकी जो गैसों का मिश्रण था वो फेफड़े पर टंगे रहते हैं, मैंने फेफड़ा पर जमा रह जाते हैं। बाकी यहाँ जो O2 है वो कहाँ लोड हो गया? वो हो गया हीमोग्लोबिन में, यानी रक्त में लोड हो गया। और ये ले जाता है फिर ऑक्सीजन को ले जाता है कोशिका तक। कहाँ तक ले जाता है? कोशिका तक। तो कोशिका में पचा हुआ भोजन के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये आप क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में पढ़े हैं ना कि भोजन का जब पूर्ण पाचन होता है तो वहां पर क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या चीज निर्माण होता है? तो ये ग्लूकोज कहाँ संचित होता है? कोशिका में ना। अब ये ग्लूकोज का सूत्र बताइए, C6H12O6, यही ना होता है जी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचता है। कौन पहुँचता है? तो ये ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर बन जाता है CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या चीज का? ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को ना? क्या चीज का निर्माण हो रहा है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो इन दोनों को हमारे शरीर में काम होता है, जल का भी और ऊर्जा का भी। क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो ऊर्जा ही के द्वारा नहीं करेंगे। और हमारे शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन जल करता है। तो इन दोनों का काम है। लेकिन हमारे शरीर में किसका? CO2 का कोई काम नहीं होता है। हमारे शरीर में CO2 का कोई काम नहीं होता है। तो फिर इस CO2 जो है सो लोड फिर हो जाता है रक्त में। किस में लोड हो जाता है? और रक्त में लोड होकर के फिर यहाँ आता है CO2। तो जब CO2 आता है तो CO2 को फिर हीमोग्लोबिन छोड़ देता है और छोड़ करके फेफड़ा जो हवा के अन्य गैस था ना, हवा में अन्य गैस मिले हुए थे ना, उन गैसों के साथ CO2 भी मिल जाता है। और जब सांस छोड़ते हैं तो ये शरीर से क्या हो जाते हैं? बाहर चले आते हैं। क्या होते हैं? तो इन सभी क्रियाओं को यदि मिला दिया जाए तब इस क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? आप लोग समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो यहाँ पर देखिए श्वसन के द्वारा हम लोग को क्या मिला है? ऊर्जा मिला है। क्या मिला है? तो अब हम इसका डिफिनेशन एक और भी दे सकते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस जैविक क्रियाओं द्वारा हम लोग को क्या चीज मिलता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्वसन कहेंगे। या इसको अच्छे से सजा के लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग इसको सजा करके कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं? आप लोग को तो यह पता होगा कि मुख्य रूप से यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ये ग्लूकोज को डायरेक्ट कोशिका उपयोग नहीं कर सकता है, हमारा शरीर उपयोग नहीं कर सकता है। समझ में आया? इसके लिए हम लोग को ऊर्जा में इसको तोड़ना होगा। ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में क्या करना होगा?
और उसको तोड़ता कौन है? तो ऑक्सीजन तोड़ता है। कौन तोड़ता है? और यही ऑक्सीजन के टूटने के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा का निर्माण श्वसन के द्वारा न हो रहा है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? थोड़ा लॉन्ग टर्म में इसको देखते हैं ना। तो बोलेंगे हम लोग सजीवों में होने वाली वैसी जैव प्रक्रम जिसके द्वारा उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए, उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग समझ में आया? देखिए, हम जो भी काम करेंगे तो हमारे शरीर में जितना भी वर्क होता है वो एक जैविक क्रिया है। क्या है? तो इन जैविक क्रियाओं को घटित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ये ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो हम बोल सकते हैं ना कि वैसे जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं, यानी हमारे शरीर में विभिन्न जो घटना घटती है, विभिन्न जो क्रिया होती हैं, इन क्रियाओं को घटित होने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? श्वसन कहेंगे। कोई डाउट है? अच्छे से आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई डाउट नहीं ना है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए। बाहरी वातावरण से हवा में मिली हुई बहुत सारे गैसों का मिश्रण हमारे फेफड़ों तक आता है। जब सांस लेते हैं तो हम लोग यहाँ प्रेशर बनता है, प्रेशर से खिंचाता है हवा, और खिंचाता है नसिका छिद्र के माध्यम से हमारे फेफड़ा तक गैसों का मिश्रण पहुँचता है। इन गैसों का मिश्रण में सिर्फ हमारा काम होता है ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन में एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है जो ऑक्सीजन को पकड़ने का है। ये ऑक्सीजन को पकड़ के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाता है। कोशिका में पहले से ग्लूकोज जो जमा रहता है उसको ऑक्सीकरण करता है, विखंडन करता है, तोड़ता है, और तोड़ने के फलस्वरूप CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इन दोनों का उपयोग हमारे शरीर में तो है, लेकिन इसका उपयोग नहीं है। तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको फिर क्या करते हैं कि फिर उसी रक्त में इसको लोड कर दिया जाता है, और ये लोड होकर फेफड़ा तक आता है। और ये जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये हवा के साथ जो अन्य गैस यहाँ पर मिले हुए थे हवा में, वो और CO2 सब के सब क्या होते हैं? सांस छोड़ने के माध्यम शरीर से बाहर चले आते हैं। तो यही क्रिया है आपका श्वसन। कोई डाउट? अब इस श्वसन के द्वारा आप लोग क्या निर्माण हुआ है? तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। क्या चीज का निर्माण हुआ है? ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो इसी के आधार पर हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा जैव प्रक्रम जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है उसको श्वसन कहते हैं। या हम ऐसे इसको अगर और अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं तो हम बोलेंगे सजीव में होने वाली वैसी जैव प्रक्रम जिसमें या जिसके द्वारा उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक जैव ऊर्जा का उत्पत्ति होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ये आप लोग अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको तोड़ता कैसे है और कैसे हम लोग को जैव ऊर्जा का निर्माण करता है। तो पहले इसको हम लोग क्लीन करते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छे से समझिएगा कि ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो हम अभी बताए थे हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो भोजन का पाचन होता है तो उसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज का निर्माण था वो ग्लूकोज कहाँ जमा रहता है? कोशिका में। कहाँ जमा होता है? तो ये कोशिका में कौन सा जमा होता है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। O6। अब यहाँ पर क्या आता है? तो ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है जी, नहीं आता है? आता है। और यहाँ पर कोशिका में एंजाइम होते हैं, है ना? इसके उपस्थिति में क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? तो विखंडन करके क्या क्या बनाता है? CO2 बनाता है, H2O बनाता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है
ऑक्सीजन जब इससे मिला तो विखंडन यानी तोड़ रहा किसके उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। और जब ये टूटता है तो क्या क्या बनता है, CO2, H2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से कह दिया जाए तो ऊर्जा का निर्माण हो रहा ना, ये ऊर्जा होता है ADP। समझ में आ रहा ना। एक हमारे शरीर में पहले से ये यौगिक मौजूद होता है और ये जो ऊर्जा का निर्माण होता है, सॉरी ये ऊर्जा को ADP नहीं बोलेंगे, हमारे शरीर में ADP रहता है यौगिक। ये होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कि 2 पीस फॉस्फेट होता है। क्या होता है, और जो यहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है ये ऊर्जा 1 पीस और फॉस्फेट इसमें दे देता है। तो एडिनोसाइन 2 पीस फॉस्फेट पहले से था, 2 पीस था ना, और 1 पीस फिर बाद में आ गया यहाँ से, 1 पीस फॉस्फेट यहाँ से आ गया तो अब बन गया क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन के लिए A, ट्राई के लिए T और फॉस्फेट के लिए P। तो यही ATP का निर्माण होता है, यही ATP का निर्माण होता है। अब ATP का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई, और ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2 पीस, 2 पीस अगर फॉस्फेट है तो डाइफॉस्फेट, 3 पीस है तो ट्राई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले से हमारे शरीर में यानी कोशिका में ADP होता है। ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है। लेकिन जब यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये ऊर्जा में से 1 पीस फॉस्फेट आकर के एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में मिल जाता है। तो जब ये पहले से 2 था, एगो और मिल गया तो 3 पीस ना हो गया जी। तो इसी का नाम होता है एडिनोसाइन ट्राई। क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ATP। तो इसी का उपयोग हमारा शरीर करता है, ATP का ही हमारे शरीर में क्या होता है, उपयोग होता है, ADP का नहीं होता है। समझ में आया। तो ये जो है ये दोनों पॉइंट्स आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में। ADP का फुल फॉर्म क्या होता है, ADP का क्या होगा, ATP की क्या होगा, तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा। ADP मतलब क्या, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ATP का मतलब क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 2 पीस फॉस्फेट था, इसमें 3 पीस फॉस्फेट है इसलिए ट्राई आ गया। इसमें 2 पीस है इसलिए डाई आ गया, डाई के लिए D। क्लियर है ना। इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये श्वसन जो आप देख रहे हैं, श्वसन में 2 क्रियाएं एक साथ होती हैं, 2 क्रियाएं एक साथ होती है। पहला होता है श्वासोच्छ्वास, पहला क्या होता है, और दूसरा होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी हम लोग बोल सकते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ हम बोल सकते हैं श्वसन में 2 क्रियाएं एक साथ होती है। श्वसन में 2 क्रियाएं, पहला क्या है, श्वासोच्छ्वास, और दूसरा होता है कोशिकीय श्वसन, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसको हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। दोनों क्रियाएं कौन कौन, श्वासोच्छ्वास और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी कोशिकीय श्वसन, है ना। तो आप लोग जो है ये श्वासोच्छ्वास जो है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। श्वासोच्छ्वास क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण फलस्वरूप यहाँ देख लिए ना आप लोग अच्छे से। श्वसन 2 प्रकार के हम बोले थे यहाँ पे। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है यानी कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन, है ना।
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? और यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? यह देखिए, ये प्रथम चरण होता है, ये क्या होता है, और ये द्वितीय चरण होता है। क्या होता है? समझ में आया ना? ये प्रथम चरण है, इसमें द्वितीय चरण ये है। तो ये प्रथम चरण में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो आंशिक रूप से ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन आंशिक रूप से होता है और इसमें पूर्ण रूप से होता है। ग्लूकोज का विखंडन आंशिक रूप से और इसमें पूर्ण रूप से। और जब ग्लूकोज का विखंडन अगर आंशिक रूप से होगा तो ऊर्जा भी कम उत्पन्न होगा। इसमें ऊर्जा कम उत्पन्न होता है, इसमें अधिक मात्रा में होता है। आगे समझ में? तो वायवीय और अवायवीय किसे कहते हैं समझ में आ गया। अभी दोनों में अंतर क्या है तो अंतर आप लोग अच्छे से बता दीजिएगा। बोलेंगे हम लोग वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पहला कोई दिक्कत? वायवीय श्वसन प्रथम चरण हो जो कोशिका द्रव्य में होती है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। और ये श्वसन का प्रथम चरण है। क्या है? जबकि वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो द्वितीय चरण है। कौन सा चरण है? ये श्वसन का द्वितीय चरण जो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप लोग समझ में आ गया। फिर लिखेंगे तीसरा पॉइंट, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, यानी पूरी तरह से टूटता नहीं है। यानी यहाँ पर 6 पीस जो कार्बन वाले होते हैं ना ग्लूकोज, वो 3-3 पीस वाला में टूट जाते हैं। 3-3 पीस वाला में क्या होते हैं? जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है ना। और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज का समझ में आ रहा आप लोग को? फिर आपको हम बोल सकते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या बोल सकते हैं? चौथा पॉइंट बोलेंगे इसमें ऊर्जा का कम उत्पत्ति होता है, यानी इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्सर्जित होता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर बात कहा जाए तो यहाँ पर ऊर्जा भरपूर मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट से ये दोनों में अंतर आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा? चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यानी आपको बुक में भी ये दिया हुआ है पेज नंबर 15 पर अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में अंतर, तो आप लोग वहां से उतार सकते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम द्वारा देखेंगे हम लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे कैसे होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कोशिका द्रव्य में हो जाता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होता है तो 2 भागों में टूट जाता है। पहला होता है पायरुवेट अम्ल और दूसरा बन जाता है एटीपी ऊर्जा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका पूर्ण विखंडन नहीं हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? आंशिक विखंडन होता है। कौन सा विखंडन होता है? तो ये 3-3 गो कार्बन, ग्लूकोज में 6 पीस कार्बन होता है, तो 6 पीस कार्बन जो होते हैं वो 3-3 गो कार्बन में 2 बार टूट जाते हैं। कितने बार टूटते हैं? तो ये 2 बार टूटे होते हैं। अब यहाँ पर बन गया पायरुवेट और क्या बना? ये आपका प्रथम चरण हो गया कहाँ? कोशिका द्रव्य में। अब यहाँ पर देखिए ये 3 तरह से घटित होता है। पहला क्या है तो आप लोग देखिए, ये जो होता है से एक कोशिकीय जीव में होने वाली क्रिया है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट टूट जाता है एथेनॉल और CO2 में। ये होता है किसमें? कीड़े मकोड़े जो होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल सब जो होते हैं ना, एक कोशिकीय जीव, उनमें ये क्रिया होती है जिनमें श्वसन के लिए विशेष अंग का निर्माण नहीं होता है। जिसमें श्वसन के लिए विशेष अंग का निर्माण नहीं होता है, उन जीवों में ये क्रिया होती है। और ये क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? एथेनॉल और CO2। इसी क्रिया द्वारा हम लोग शराब बनाते हैं। इसी क्रिया द्वारा क्या होता है? शराब बनाया जाता है। इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या बोलेंगे? पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने से क्या बनता है? इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है। यह क्रिया किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये जो क्रिया होता है वो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट मतलब पूरब नहीं,
यहाँ पर एक कोशिकीय जीव जो पैरामीटर से हम सवाल बोल रहे ना, उनके कोशिका में ईस्ट होता है, उसमें ये क्रिया होता है। समझ में आ गया ना? तो ये ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? अब दूसरा आप लोग देख लीजिए, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली घटना है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पूर्ण विखंडन होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है? टूट जाता है। और टूटने के फलस्वरूप क्या क्या बनाता है? CO2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों का निर्माण करता है। साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हुआ। ऊष्मा भी हमारे शरीर में ऊष्मा बना हुआ है ना, तो ऊष्मा भी मिलता है। लेकिन ऊष्मा के बारे में यहाँ चर्चा नहीं है। आप लोग 12th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर ऊष्मा के बारे में चर्चा किया जाएगा। मुख्य रूप से यहाँ पढ़ना है CO2, H2O और ऊर्जा। CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। किसी उपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर ये जो ऊर्जा जो बनता है ATP, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है? और जैसे जैसे हमारे शरीर के कोशिकाओं की आवश्यकता होती है वैसे वैसे वहाँ से रिलीज करता है, ये छोड़ता है। समझ में आया? तो इसीलिए कहा जाता है कोशिकीय ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकीय ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? याद रहेगा, कोशिकीय ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सा पूछ देता है, बहुत बार पूछता है। आपको कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, या आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकता है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। कोशिकीय ऊर्जा गृह किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन आ गया? हाँ, तो यहाँ समझा रहे थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय ऊर्जा जमा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकीय ऊर्जा गृह। उसके बाद यहाँ देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? तो जब हम कोई भी काम, शरीर के कोई भी पार्ट से तेजी से काम करते हैं, तेजी से उसका काम लेते हैं, तो उसके वहाँ पर हम लोग को ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए, है ना। जैसे कहेंगे मतलब इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, हम तेजी से घुमा रहे हैं ना, या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा देर तक हम लोग को खड़ा कर देते हैं एक्सरसाइज कराने वाले, तो हम लोग को पैर में, हाथ में क्या होता है? सर में दर्द होने लगता है ना, कमर में दर्द होने लगता है, झुका के रख देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम शरीर के किसी भी पार्ट से यदि तेजी से काम ले रहे होते हैं तो उनको तेजी से ऊर्जा भी चाहिए। और ऊर्जा कौन देगा? ऑक्सीजन आकर तोड़ेगा तब ना, ऑक्सीजन आकर के तोड़ेगा तब ना उसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज तो जमा है, हमारे कोशिका में ग्लूकोज है, लेकिन हमारा कोशिका ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ग्लूकोज से अपना ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसको तोड़ना होता है। जैसे कि अभी आप इससे पहले आप लोग को बता रहे थे, ग्लूकोज टूटता है, एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रहता है पहले से, डाइफॉस्फेट होता है ना, उसमें ऊर्जा तब टूटता है, ग्लूकोज टूटता है तो उससे ऊर्जा बनता है, और ये ऊर्जा जाकर के मिल जाता है डाइफॉस्फेट से, तो डाइफॉस्फेट बदल जाता है ट्राइफॉस्फेट में, तो एड्रेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम देते हैं उसको, ATP, और उसी का इस्तेमाल हमारा कोशिका कर पाता है, उसी का इस्तेमाल हमारा कोशिका कर पाता है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का इस्तेमाल नहीं करता। ऊर्जा ATP का निर्माण होता है ना, तब जाकर उस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के कोशिका कर पाते हैं, ना कि ग्लूकोज का उपयोग करते हैं ना। तो यहाँ पर कि जितना भी मान के ऐसे से हम घुमा रहे हैं तो कुछ देर के बाद इसमें दर्द होने लगता है, कुछ देर के बाद इसमें क्या होता है? दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम इसको ऐसे घुमा रहे होते हैं तो इनके कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा कौन देगा? तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन आ करके इसको तोड़ेगा, क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं इसको, तो ऑक्सीजन तेजी से ले आने लगेगा, ब्लड का रक्त तेज हो जाएगा, ब्लड का गति तेज हो जाएगा? नहीं ना होगा जी। तो ये क्या होता है कि ऐसे उपस्थिति में होता क्या है कि ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है। ऐसे में क्या होने लगता है? और ऑक्सीजन का अभाव होने के कारण यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ये टूट जाता है किसमें? पायरुवेट टूट जाता है किसमें? लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। किसमें टूटता है? और ये लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों को कड़ा कर देता है। क्या करता है? और कड़ा हो जाने के कारण इसमें क्या होता है? दर्द होने लगता है। क्या होता है? तो यहाँ पर बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, दौड़ने पर मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। तो आप लोग भी अगर दौड़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि पैर में यहाँ जो है ना,
ई वाला में क्या होता है, दर्द होने लगता है। पैर में नीचे जो है उसमें क्या होता है, दर्द होने लगता है, ये कड़ा हो जाता है। आप लोग छू करके देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। कड़ा होने के कारण क्या है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोग पैर के माध्यम से दौड़े तो पैर में ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ये ऊर्जा को कौन तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ऑक्सीजन तोड़ेगा। और ये ऑक्सीजन कहाँ से, तो हम लोग नाक से लेंगे, है ना, नस का छिद्र से लेंगे। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस भले तेजी से ले लीजिए आप, है ना, लेकिन आपका रक्त का जो गति है वो बदलने वाला नहीं है, रक्त का गति सेम ही रहेगा, है ना। तो रक्त का गति जब नहीं बढ़ेगा तो उसको ढो के लेके कौन जाएगा, ढो के कौन लेके जाएगा। और जब रक्त को जिस जैसे जा रहा था वैसे ही जा रहा है तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अभाव होने लगेगा। और ऑक्सीजन का अभाव होने लगता है पैर में, तो ऐसे में क्या होता है कि ये पायरुवेट टूट जाता है लैक्टिक अम्ल में। पायरुवेट फिर क्या चीज़ में बदल जाता है, जब ऑक्सीजन मिलबे नहीं करेगा तो ये बदल जाएगा किस में, ऑक्सीजन मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलने लगता है, जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन का अभाव हो गया। और उसी ऑक्सीजन का अभाव होने के कारण ये लैक्टिक अम्ल बदलता है, और लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों को कड़ा कर देता है। देखिए पेशियों कोशिका में होता, कहाँ होता है, तो मांसपेशियों क्या करता है, कड़ा करता है। और कड़ा होने के कारण उसमें कहा था वहाँ पर दर्द होने लगता है, वहाँ पर क्या होता है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का। अब यहाँ पर वायवीय और अवायवीय समझिए ध्यान से, अब समझ में आएगा आप लोग को। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये हुआ, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा अवायवीय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो हो गया वायवीय। दोनों समझ में आ गया। दूसरा अंतर क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन यहाँ ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज का यहाँ लिख देते हैं अवायवीय, और एक तरफ लेते हैं वायवीय। पहला है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति। पहला क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऐसे लिख सकते हैं ना। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। देखो पूरी तरह से टूटा कि नहीं टूटा है, तो ग्लूकोज का क्या बोलेंगे हम लोग, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ये बात बोल सकते हैं ना। अच्छा तीसरा में क्या बोलेंगे यहाँ पर, अच्छा हाँ, ये कोशिका द्रव में होता है, कोशिका। अब ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। चौथा क्या लिख सकते हैं, इसमें ऊर्जा कम मात्रा में। अच्छा ये प्रथम चरण है, ये कौन सा चरण है, प्रथम चरण है, और ये द्वितीय चरण है। कौन सा चरण है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होता है, ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, और इसमें ऊर्जा भरपूर मात्रा यानी अधिक मात्रा में, ऊर्जा क्या होता है, अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, यहाँ पर कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो ये यहाँ पर आप लोग को 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता रहता है, बहुत बार पूछा भी है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इसको लिखे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे आप लोग के साथ अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें